हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग तीसरे दिन के होमवर्क सीरीज को देखेंगे, जिसमें कि लूसेंट का टास्क दे करके जो भी दोस्त इसमें नए हैं वो पहले पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध ढंग से दिया गया है, प्लेलिस्ट बना करके दे दिया गया है। अगर आप अभी नए नए जुड़ रहे हैं तो उसको पीछे से देखते जाइए, एक तरफ से आपका टोटल क्लियर होते चला जाएगा कॉन्सेप्ट जो भी है। और जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से वो ज़रूर जुड़ें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा गया? पहला प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को जो है भारत का स्वर्ग कहा गया। अलीवर्दी खां जो कि 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां की हत्या करके बंगाल का नवाब बना था। और इसमें एक प्रश्न और देखिए, अलीवर्दी खां से संबंधित है, जो कि इसमें पूछेगा बंगाल का वह नवाब जो बंगाल के नवाब बनने से पहले बिहार का सूबेदार था। ठीक है, उसमें भी इसको याद रखेंगे, ये पहले बिहार के सूबेदार थे। तो इन्होंने बंगाल में कुछ ऐसे कर सुधार वगैरह किए जिसके कारण कि वहाँ की वित्तीय स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई और वहाँ की जनता प्रसन्न थी इनके शासनकाल में, जिसके कारण भारत का स्वर्ग इसको कहा गया उस समय। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। प्लासी की लड़ाई जो कि 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी, जिसमें अंग्रेजी कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब के तरफ से कौन थे? सिराजुद्दौला, उसके तरफ से सिराजुद्दौला थे। ये भी याद रखिए क्योंकि पूछेगा, इस तरह से भी प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई में कौन कौन शामिल थे? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज तरफ से और सिराजुद्दौला हो गए बंगाल के नवाब के तरफ से। नेक्स्ट देखिए, प्लासी युद्ध का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है? प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो जब हम बंगाल चैप्टर पढ़ रहे हैं, बंगाल से संबंधित शासक हैं, इतिहास उसका देख रहे हैं, तो आप तो प्लासी सीधा जानेंगे कि बंगाल राज्य में स्थित है। लेकिन नदी कौन सी है? तो नदी हो जाएगी नदी भगीरथी, जिसको कि जो कि गंगा का ही नाम है, गंगा नदी का। तो गंगा रहे चाहे भगीरथी रहे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आंसर हो जाएगा भगीरथी। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ और अंत हुआ? बंगाल में जो द्वैध शासन लागू हुआ कब हुआ और अंत हुआ? इसमें देखिए क्या है, बंगाल में जो द्वैध शासन हुआ वो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लगाया गया। ठीक है, और फिर 1772 ईस्वी में ये वारेन हेस्टिंग द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। इसको भी याद रखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1765 और 1772, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, ब्लैक होल ट्रेजिडी घटना में बंगाल के किस नवाब का हाथ था? ब्लैक होल ट्रेजिडी जो कि इसको भी देखिए 20 जून 1756 ईस्वी को, 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल में हुआ था, जिसमें क्या कि एक छोटे से कमरे में 150 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने इसको बंद कर दिया था, जिसमें कि रात भर बंद रहने के बाद सुबह तक में मात्र 23 लोग जीवित बचे थे। ठीक है, तो इसी को ब्लैक होल घटना हॉलवेल के द्वारा कही गई है, ये भी याद रखेंगे, अंग्रेज जो थे हॉलवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट देखिए, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु हुई। इसमें देखिए प्रश्न में एक आंसर भी है, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो हैदर अली थे। तो उनकी मृत्यु हो गई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो ये कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था, जो कि 84 में जाकर के इसमें मंगलोर की संधि भी हुई थी, उसके तहत युद्ध की समाप्ति हुई थी, मंगलोर की संधि ये 1784 में हो गया। इसका आंसर याद रखिए। नेक्स्ट है, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया
राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर कासिम ने। मीर कासिम जो कि पहले बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, वहाँ से इसको मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया। और मुंगेर आप जानते हैं कि मीर कासिम के किला के लिए भी प्रसिद्ध है, वहाँ इसका किला है, वहाँ इसकी गुफा भी बनाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आठवां प्रश्न है, निम्न में संधियों का सही मिलान है। संधि जो है, ये भी संधि युद्ध के दौरान, आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, उसमें से कौन सा संधि जो है सही मिलान है? मद्रास की संधि 1769 दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। मंगलोर की संधि अभी पिछले प्रश्न में बताए 1784, 80 से 84, ये भी सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी, ये भी सही है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सही मिलान है, एक से अधिक मतलब सभी सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान के झंडे पर किस पशु की तस्वीर होती थी? टीपू सुल्तान, तो इसको आप जानते होंगे कि इसको टीपू सुल्तान को वहाँ की जनता द्वारा मैसूर का शेर कहा जाता था, है ना? तो मैसूर का शेर, और इसका प्रतीक चिन्ह भी इसने अपना शेर रखा था। तो ऑप्शन में बाघ है, हाथी है, चीता है, लेकिन शेर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वांडीवास के युद्ध में किसने किसको हराया था? वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था, इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में युद्ध हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था और फ्रांसीसी का यहीं पर से अंत हो गया था। प्रश्न ऐसे भी आता है कि फ्रांसीसियों का अंत किस युद्ध के बाद हो गया? तो इसमें हो जाएगा यही वांडीवास का युद्ध। इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? सर आयरकूट। हम लोग थोड़ा देखते चलेंगे, ये सब भी सर आयरकूट थे, और फ्रांसीसी तरफ से लाली थे। लाली को बुरी तरह से हराया था अंग्रेजों ने, उसके बाद फ्रांसीसियों का बुरिया बिस्तर यहाँ से सिमट गया। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध 1764 में कौन सा मुगल सम्राट शामिल रहा? तो यहाँ देखिए बक्सर का युद्ध दिया हुआ है 1764, इसको भी याद रखेंगे। इसमें कौन सा मुगल सम्राट शामिल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट जो है दिल्ली में शाह आलम द्वितीय थे। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगवाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष यह एक प्रतीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो स्वतंत्रता का वृक्ष के बारे में पहले देख लेते हैं। यह फ्रांस और जो मैसूर था, दोनों के बीच तो चल ही रहा था युद्ध। उसमें से जब दोनों में दोस्ती हो गया और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए इन्होंने दोस्ती किया, उसके बाद इन्होंने एक प्रतीक चिन्ह के रूप में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में एक वृक्ष लगाया, जिसको स्वतंत्रता का वृक्ष नाम दिया, और एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की, जिसका कि टीपू सुल्तान सदस्य बना था। इसका आंसर आपका देख लीजिए, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस युद्ध के उपरांत अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई? वास्तविक सत्ता, यहाँ पर ध्यान देंगे, वास्तविक सत्ता पूछ रहा है, क्योंकि अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है सर्वाधिक जब 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को हरा दिया प्लासी के युद्ध में, उसी समय से इसका जो प्रभाव है बहुत अधिक हो गया था। लेकिन वास्तविक सत्ता की स्थापना उसको बक्सर के युद्ध जीत लेने के बाद मानी जाती है। ठीक है, बक्सर के युद्ध में जब जीत हो गई तब उसका सर्वाधिक प्रभुत्व भारत पर छा गया। नेक्स्ट है, डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल जो नाम है वो क्या है? इसके बारे में बताना है। तो यह एक तमिलनाडु में स्थित एक नगर था, जहाँ पर कि टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली, वो जब मैसूर के शासक बनने से पहले वो वहाँ के फौजदार थे, डिंडीगुल के फौजदार थे। कौन? हैदर अली। हैदर अली जो है टीपू सुल्तान के पिता थे। नेक्स्ट देखिए, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अलीवर्दी खां वही जो कि 1740 में बने थे शासक, अभी बता रहे थे पीछे। तो इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वह हो गया सिराजुद्दौला,
ऑप्शन ए हो जाएगा सिराजुद्दौला, ठीक है, इसका जो कि दामाद था, अलीवर्दी खां का दामाद था सिराजुद्दौला, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बार बार इसको लिखते जाएंगे हम लोग ताकि याद हो जाए। 80 से 84, जिसमें कि हैदर अली की मृत्यु हुई थी, 84 में मृत्यु हो गई थी, उसके दौरान जो है गवर्नर जनरल कौन था कंपनी का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, कर्नल क्लाइव का गधा, गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? गधा और सियार से आप समझ सकते हैं, इसमें बिना दिमाग का जानवर। तो इसको ऐसा इसलिए कहा गया कि जो जब क्लाइव ने मीर जाफर, जिसके बारे में कि आपने पढ़ा होगा कि इसको क्लाइव का कठपुतली कहा गया, ये किताब की भाषा है, क्लाइव की कठपुतली, ठीक है। और इसी का एक और बोल सकते हैं कि गधा या सियार, उसी का उपनाम टाइप से, जिसमें कि इसको एक भी, यह मीर जाफर जो था, इसने एक भी स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया बंगाल के, जब शासक बना तो एक भी निर्णय नहीं लिया, जो भी किया इसने क्लाइव के इशारे पर किया, इसीलिए इसको सिराजुद्दौला के बाद इसको शासक बनाया गया था क्लाइव द्वारा, और ये कठपुतली बनकर ही रह गया। चलिए अगला देखिए, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने कई बार अंग्रेजों को पटकनी दी, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में पटकनी दी, तो उसके हिसाब से बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली और दिमाग वाले ये शासक थे। तो इन्होंने कहा कि देश में ज़मीन पर तो हम अंग्रेज को ख़त्म कर देंगे, लेकिन समुद्र स्थल, समुद्र से जो बार बार आ रहे हैं अभी, और भी अंग्रेज आते रहे हैं और पूरे भारत में अपना शासन जमा रहे हैं, तो उसको मैं कैसे समुद्र सुखा करके कैसे रोक सकता हूँ? तो आने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन ज़मीन पर जरूर उसको हरा सकता हूँ, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 19 नंबर देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फॉल्स स्टेटमेंट जो है उसको देखना है। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, चतुर्थ आंग्ल में, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिए गए, बिल्कुल सही है। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो मैसूर पर अंग्रेज का कब्जा हो गया, और उसने फिर अगला देखिए, वाडियार वंश के एक बालक को, जिसका कि कृष्णराज द्वितीय नाम था, वाडियार वंश के थे एक बालक, उसको बिठाकर मैसूर राज्य पर जो है सहायक संधि, हड़प नीति जो है, सहायक संधि के तहत उसको अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसका आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब असत्य कोई नहीं है, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, किसने घोषणा कर रखी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से बाहर निकालेगा, फिर भारत से भी? तो अर्काट, ये अर्काट जो है कर्नाटक राज्य, मैसूर राज्य, बंगलुरु की शुरुआती राजधानी पहले अर्काट ही थी, यह अर्काट जगह का नाम है। तो इससे साफ पता चल गया कि मैसूर से संबंधित यह प्रश्न है। तो पहला शासक कौन था मैसूर का? हैदर अली था। तो हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे, इन्होंने ही ऐसी घोषणा कर रखी थी कि मैं वहाँ से भगा दूंगा और फिर भारत से भगाऊंगा, लेकिन द्वितीय युद्ध में इनकी मौत हो गई। उसके बाद कार्यभार टीपू सुल्तान के हाथ में चला गया। 21 नंबर है, अब साइंस से प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्किमिडीज, जो कि जर्मनी के थे। आर्किमिडीज उत्प्लावकता से संबंधित जो भी नियम थे इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाएगा तो उसका पृष्ठ तनाव बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण कपड़ों की धुलाई ढंग से होती है, वह कपड़े के हर एक एरिया में ढंग से जा पाता है, जिसके कारण वहाँ के गंदगी को वो बाहर निकाल देता है। तो ऐसा पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण होता है। ज़्यादा पृष्ठ तनाव रहेगा तो वो कपड़े को भिगा ही नहीं सकेगा ढंग से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाता है।
नेक्स्ट है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने आयतन के बराबर अगर वह पानी हटा लेगी तो वह नाव डूब जाएगी, लेकिन वह अपने भार के बराबर जो है पानी हटाने से वह नाव तैरती है। इसको भी ध्यान में रखिए। ऑप्शन ए हो गया। अब आगे बढ़िए। 24, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शन करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो दाब बढ़ने पर क्या होता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? जब कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो नीचे धंसने लगता है तो उसे सलाह दी जाती है कि आप लेट जाइए। लेटने से क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। पहले खड़ा होता है तो कम जगह पर उसका भार लगता है, लेकिन जब लेट जाएगा तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि उसके ज़मीन पर जो सरफेस है उस पर उसका दाब कम हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब जो वायुमंडल का दाब है उससे ज़्यादा होता है, तभी तो वह गोला के रूप में रहता है। जब दाब कम हो जाता है तो बुलबुला फट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंदर दाब ज़्यादा होता है लेकिन दाब कम होने पर वही बुलबुला फट जाता है। नेक्स्ट है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? इसका आंसर वही हो जाएगा जो अपमार्जक द्वारा होता है, साबुन या अपमार्जक द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कम होने से ही साबुन कार्य करता है या अपमार्जक कार्य करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा बालक एक गेंद को जो है हवा में फेंकता है। चलती हुई गाड़ी से, स्थिर गति मतलब एक समान गति से गाड़ी चल रही है तो वह गेंद ऊपर फेंकता है, तो वह गेंद कहाँ गिरेगा? तो वह गेंद गिरेगा उसके हाथ में, जहाँ से फेंका है वहीं गिरेगा, क्योंकि जब चलती गाड़ी से उसके द्वारा फेंका गया तो उस बॉल में भी सेम गति प्राप्त करती है जो कि आगे जा कर के फिर उसके ही हाथ में गिरेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक बार बराबर डैश, एक बार बराबर जो कि वायुमंडल दाब का मात्रा मापक है। तो इसका हो जाएगा आंसर, आप जानते होंगे दाब बराबर होता है, इसको देख लीजिए, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल बटे क्षेत्रफल जब होता है तो बल का न्यूटन हो गया मात्रक, बटे क्षेत्रफल में हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो मान होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ मात्रक में अंतर दिया हुआ है इधर इधर, इसीलिए इसको क्लियर कर दिए। बल का न्यूटन हो गया और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया। इस हिसाब से आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है, अंतिम क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ भी दोस्तों इसमें डाल दिया गया है, नीचे लिंक में जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है हर एक क्वेश्चन को निकाल करके उसको आप पढ़ते हैं तो आपको तो पता ही होगा। तो इसका चलिए लास्ट कर लेते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है कारण, गरम सूप जो है गरम गरम जब होता है तो वह बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ठंडा होने पर नहीं लगता। तो गरम जब रहता है तो उसका पृष्ठ तनाव बिल्कुल कम होता है, और पृष्ठ तनाव जब कम होगा तो वह पूरे सरफेस पर, जीव के सरफेस पर पूरा फैलेगा और हर एक अंग में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर समाएगा, तो जिसके कारण कि हम लोग स्वाद अच्छा ले पाते हैं जीभ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।